फिर अपन ने बात करी कि ब्रोमिनेशन जो होता है, ब्रोमिनेशन में प्रोडक्ट बिल्कुल वही बनते हैं जो क्लोरीनेशन से बनते हैं, लेकिन स्पीड थोड़ी क्या होती है, स्लो होती है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो आयोडीनेशन। अभी इन दोनों के बारे में अपन थोड़ी और बात करेंगे। आयोडीनेशन, जैसे यहां अगर अपन CH4 की रिएक्शन करवाएं आयोडीन से, CH4 की रिएक्शन कराएं तो यहां से बनेगा CH3I और बनेगा HI। CH4 की रिएक्शन I2 से कराओगे, एक I CH3 के साथ चला जाएगा, एक HI बन जाएगा। अब आप एक बात देखो, यहां रेणु आप मुझे बताओ, यहां कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? CH4 में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर -4 है ना। इसका X हो जाएगा, +4 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -4। अब आप मुझे एक बात बताओ, यहां CH3I में कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? कार्बन का X मान लो, हाइड्रोजन का +3 हो गया, आयोडीन का -1 और ये 0 हो जाएगा। तो यहां से X कितना आ जाएगा? बेसिकली -2 आ जाएगा क्या? बोलो भाई। ठीक है, तो ये -4 से -2 में जा रहा है। -4 से -2 इंक्रीमेंट इन ऑक्सीडेशन नंबर होता है। ठीक है, नेगेटिव का कम होना भी तो इंक्रीज होना ही होता है। तो यहां यहां इसका तो क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और आयोडीन का रिडक्शन हो रहा है। ये 0 में है, यहां ये -1 में है। 0 से -1 में क्या हो रहा है? रिडक्शन। ठीक है, आप I2 को देखते हो, अरे रेडॉक्स रिएक्शन में किसी एक का ऑक्सीडेशन होता है तो किसी दूसरे का क्या होता है? रिडक्शन। तो ये I2 0 से -1 में गया। अब ये HI जो होता है, हो सकता है आपको पता हो, रिड्यूसिंग एजेंट जो होता है, HI ज़्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है देन HBr, देन HCl, देन HF। आयोडीन एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। कैसे पता सर? वो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है उसमें आयोडीन ऊपर आता है हेलोजेंस में, जो ऊपर आता है उसका SOP ज़्यादा होता है। तो जिसका खुद का ऑक्सीडेशन अच्छा होगा वो दूसरे का रिडक्शन क्या करेगा? ज़्यादा अच्छा करेगा। और दूसरे का रिडक्शन अच्छा करेगा तो क्या होएगा? रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहां पर जैसे ही ये रिएक्शन होती है, ये HI का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, HI अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट तो वापस जब ये इधर से इधर चला जाएगा तो इसका क्या हो जाएगा? रिडक्शन। यहां से यहां ऑक्सीडेशन, यहां से यहां रिडक्शन। ठीक है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ये इधर जाने पे जैसे ही इसका ऑक्सीडेशन हुआ तो ये रिड्यूसिंग एजेंट वापस क्या कर देगा? इसका रिडक्शन कर देगा। रिडक्शन कर देगा मतलब इसको -2 से कहाँ भेज देगा? -4 में। तो रिएक्शन को HI कहाँ ले जाएगा? बैकवर्ड। समझे क्या? ठीक है, ये रिएक्शन को बैकवर्ड ले जाएगा। इसका मतलब मैंने आपको बताया था कि HI जो होता है वो रिएक्शन को क्या बना देता है? रिवर्सिबल बना देता है। तो यार अब कुछ तो कुछ करना पड़ेगा, इस HI का इलाज करना पड़ेगा अच्छे से। तो अपन क्या करते हैं, ये जो HI बना ना, इस HI की रिएक्शन HiO3 या HNO3 से करा देते हैं। ये जो HI का फॉर्मेशन हुआ, इसकी रिएक्शन HiO3 से करवा दी, ये I2 + H2O का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो अब ये ली चेटेलर प्रिंसिपल याद करो कि रिएक्शन कहाँ जाती है? जो डिक्रीज होता है उसके पास, जो इंक्रीज होता है उससे दूर। तो ये जो HI है इसको तो HiO3 ने क्या कर लिया? कंज्यूम कर लिया, रिएक्ट कर लिया। भाई रिएक्टेंट क्या होता है? डिक्रीज होता है ना। तो ये HI क्या बन रहा है इस रिएक्शन में? रिएक्टेंट। तो ये डिक्रीज, ठीक है, ये डिक्रीज हो गया मतलब ये डिक्रीज हो गया।
ये डिक्रीज हो गया तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड। तो पहला तो इसके डिक्रीज होने की वजह से फॉरवर्ड जा रही है, दूसरा इस रिएक्शन के प्रोडक्ट में क्या बन रहा है, I2। तो उस जिस कंटेनर में ये रिएक्शन हो रही है वहाँ क्या बढ़ जाएगा, I2 बढ़ जाएगा, और I2 अगर बढ़ गया तो भी रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड। तो दोनों ही तरीके से रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। HI कंज्यूम हो रहा है तो HI डिक्रीज तो रिएक्शन फॉरवर्ड, I2 इंक्रीज हो रहा है, रिएक्टेंट इंक्रीज हो गए तो भी रिएक्शन फॉरवर्ड। तो ये रिएक्शन HI रिएक्शन को रिवर्सिबल बना देता है। अपन नहीं चाहते रिवर्सिबल बने, इसलिए आप उसमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिला दो, HiO3, HNO3, HiO4, इस तरह से। ये नोट कर लो बेटा। हो गया। ये नोट कर ले, HI विल मेक रिएक्शन रिवर्सिबल, hence we use oxidizing agent which convert HI into I2। हो गया बेटा। अब अपन एक बात समझते हैं, क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन, इसमें कुछ और बात भी है समझने लायक। तो जो Cl2 होता है ना, Cl2 देखो सबसे ज्यादा हेलोजन में रिएक्टिव होता है F2, फिर Cl2, फिर Br2, और सबसे कम होता है I2। तो Cl2 और Br2 में Cl2 ज्यादा रिएक्टिव होता है। ज्यादा रिएक्टिव होता है मतलब लेस सेलेक्टिव होता है, लेस सेलेक्टिव, ठीक है। वाइल Br2 इज more selective and less reactive।
अब इस बात का एक बार तो मतलब समझ में नहीं आता कि क्या कहना चाह रहे हैं। कोई ज्यादा रिएक्टिव है, कोई ज्यादा सेलेक्टिव है, तो इस बात का अपन मीनिंग समझते हैं। टू एक्सट्रैक्ट हाइड्रोजन एटम फ्रॉम हाइड्रोकार्बन in halogen in chlorination and bromination. We use following concept. मतलब यहां हो क्या रहा है, एक बात देखो, जैसे ये अपने पास एक प्रोडक्ट बन रहा है। ये है बेसिकली हेलोजनेशन, कि यहां हेलोजन था, हाइड्रोकार्बन था, उसका H हटाया और उस H की जगह कौन आ गया, Cl आ गया। अरे हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोजन हटा के Cl ही तो लगा रहे हैं, और कर क्या रहे हैं, यहां एक H हटाया, एक Cl लग गया, दूसरा H हटा, दूसरा Cl लग गया, तीसरा H हटाया, तीसरा Cl लग गया। यही तो चल रहा है हेलोजनेशन में। तो अब ये H हटेगा किस स्पीड से, है ना, तो उसके बारे में अपन समझते हैं दो बातें। तो देखो, इधर रिएक्टिविटी ऑर्डर आता है, रिएक्टिविटी ऑर्डर 1 डिग्री, 2 डिग्री H और 3 डिग्री H। क्लोरीनेशन 1:3.8:5 और ब्रोमिनेशन, कुछ भी नोट मत करना, नथिंग, सिर्फ सामने देखो और समझो, 1:82:1600। अब इसका मीनिंग क्या है कि ये अपना कोई हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन में जो कार्बन एक कार्बन से अटैच होता है दैट इज 1 डिग्री कार्बन, जो 2 से अटैच होता है दैट इज 2 डिग्री कार्बन, 3 से अटैच होगा कार्बन 3 डिग्री कार्बन। करस्पॉन्डिंग उन पे जो अटैच्ड हाइड्रोजन होंगे दैट इज 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन, 3 डिग्री हाइड्रोजन। तो ये रिएक्टिव उन हाइड्रोजन का रिएक्टिविटी का ऑर्डर है कि जो 3 डिग्री हाइड्रोजन हटेगा वो 1 डिग्री के कंपेयर में, 3 डिग्री वाला हाइड्रोजन 1 डिग्री हाइड्रोजन के कंपेयर में जब क्लोरीनेशन रिएक्शन होगी तो 5 गुना स्पीड से हटेगा, 5 गुना जल्दी हटेगा। और 2 डिग्री हाइड्रोजन जो होगा वो 1 डिग्री के कंपेयर में 3.8 टाइम्स स्पीड से हट जाएगा, इतना जल्दी हट जाएगा। जबकि ब्रोमिनेशन में 1 डिग्री हाइड्रोजन के कंपेयर में 2 डिग्री वाला 82 टाइम्स जल्दी स्पीड से हटेगा और 3 डिग्री वाला 1600 टाइम्स जल्दी स्पीड से हटेगा। समझ आ रही है? तो देखो, ब्रोमिनेशन में आप साफ साफ देख सकते हो कि हैलोजन की इच्छा सबसे ज्यादा कहां होगी, 3 डिग्री पर जाने की। भाई जहां हाइड्रोजन जल्दी से हटेगा वहीं तो स्पेस मिलेगा आपको, वहीं तो हैलोजन को स्पेस मिलेगा, वहीं जाके अटैच हो जाएगा। तो यहां इतना ज्यादा डिफरेंस है, 1:82:1600, 1600 गुना है 1 डिग्री के कंपेयर में भाई 3 डिग्री। तो यहां पर 3 डिग्री की रेट बहुत ज्यादा होती है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। ये तो ब्रोमिनेशन की बात है। तो ब्रोमीन ने तो सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट कि मुझे कोई बात नहीं, काम धीरे धीरे हो जाए, लेकिन मैं जाकर अटैच 3 डिग्री पर ही होंगी। ब्रोमीन जो है उसने डिसाइड कर लिया कि अगर इन तीनों में कहीं चांस मिला ना तो 3 डिग्री पर जाकर अटैच होगी वो, क्योंकि स्पीड ही इतनी ज्यादा है वहां जाकर अटैच होने की। समझ रहे हो? लेकिन आप देखो क्लोरीनेशन में इतना कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। यहां 1600 गुना का डिफरेंस है, वहां मैक्सिमम 5 गुना का डिफरेंस है। आप देखो तो सही, क्योंकि क्लोरीन जो है ना उसको फुर्सत ही, मतलब उसको पेशेंस ही नहीं है। ये कोई बात नहीं, काम धीरे धीरे होगा लेकिन अच्छा होगा, ना ना नहीं चाहिए, अच्छा आज करना है अभी।
वो क्लोरीन बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, जहां जगह मिलती है वहां जाकर अटैच हो जाता है। जहां जगह मिली, 1 डिग्री पे जगह मिली 1 डिग्री पे अटैच होगा, 2 डिग्री मिली 2 डिग्री पे, क्योंकि वो रिएक्टिव है, रिएक्टिव। समझ आ रही है क्या बात? ठीक है, तो बिल्कुल इस तरह से, तो ये इनका रिएक्टिविटी का ऑर्डर है, ये इनका रिएक्टिविटी का ऑर्डर है। चलो, जैसे यहां एक एग्जाम्पल है, CH3 CH3 CH3। तो पूर्वी आप मुझे बताओ, ये वाला कार्बन कौन से डिग्री का कार्बन है, और ये वाले, ये 1 डिग्री के कार्बन है। सबको समझ में आता है बेटा? ठीक है। अब यहां अगर मैं इसकी रिएक्शन Cl2 से करवाऊं H म्यू की प्रेजेंस में, तो पूर्वी आप मुझे एक बात बताना, जैसे मैं यहां से H हटा दूं, H हटाने के बाद यहां क्या बनेगा? रेडिकल। सिमिलरली मैंने अभी 3 डिग्री से H हटाया है, ये बना रेडिकल। इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है बेटा? 1 डिग्री फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होता है कि 3 डिग्री फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होता है? ठीक है, और क्यों? 1 डिग्री, क्यों? ऐसा क्यों? 3 डिग्री फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होता है। फ्री रेडिकल डबल बॉन्ड, यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बोकेटायन, इनकी स्टेबिलिटी अपन हाइपर कॉन्जुगेशन से भी देते हैं, तो वहां अपन अल्फा एच काउंट करते हैं। तो इस sp2 के बगल में 3 अल्फा एच 3 अल्फा एच 3 अल्फा एच, कितना अल्फा एच हो गया बेटा जी? 9 अल्फा एच। इसके बगल में कितना अल्फा एच है? 1 अल्फा एच। यहां आ जाएगा 1 अल्फा एच। तो ब्रोमीन तो ये कहता है भाई, जहां पर रेडिकल ज्यादा अच्छा बनेगा, ज्यादा स्टेबल बनेगा, ब्रोमीन तो सेलेक्टिव होता है, सेलेक्टिव, कि मैं तो वहां जाकर रहूंगा, वहां जाकर जुड़ूंगा। पहले ब्रोमीन अपना हिसाब किताब देख लेता, अच्छा यहां ज्यादा मजे आएंगे, यहां ज्यादा स्टेबिलिटी है, तो ब्रोमीन तो यहां जाकर अटैच हो जाएगा, कभी कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। 3 डिग्री रेडिकल बनाओ, 3 डिग्री पे जुड़ जाएगा। 3 डिग्री नहीं दिख रहा, 2 डिग्री पे जोड़ दो, नहीं तो फिर 1 डिग्री पे तो जुड़ना ही है। क्लोरीन ऐसा नहीं है, क्लोरीन तो फुर्सत ही नहीं है उसको, वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, तो वो तो अपॉर्चुनिटी देखता है, कहां अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो यहां पर अब क्लोरीन के केस में दोनों प्रोडक्ट बनेंगे, दोनों प्रोडक्ट बनेंगे, मतलब CH3 CH CH2Cl और ये CH3, ये भी बनेगा और ये दूसरा वाला भी बनेगा। अब आप देखो यहां 1 डिग्री H, यहां पर 1 डिग्री H पर क्लोरीन ऐड होने की पॉसिबिलिटी कितनी है? तो 1 डिग्री H वाले हाइड्रोजन है कितने? 9। अरे 1 डिग्री वाले हाइड्रोजन है कितने? 9। 9 है क्या? 3 इधर, ये क्या है? 3 अल्फा एच 3 अल्फा एच 3 अल्फा एच, ये तो 1 डिग्री कार्बन है ना भाई, तो 1 डिग्री H इतने हैं। 3 डिग्री H कितने हैं? 1 है। सही। 1 डिग्री की रिएक्टिविटी क्लोरीनेशन में 1 है, और 3 डिग्री की रिएक्टिविटी क्लोरीनेशन में 5 है। तो ये मल्टीप्लाई आपको बताएगा कि कौन सा प्रोडक्ट मेजर बनेगा, कौन सा प्रोडक्ट मेजर बनेगा। तो कौन सा प्रोडक्ट मेजर बनेगा? 1 डिग्री। जबकि अभी आप अब एक काम करना, ब्रोमिनेशन के सोचो, ब्रोमिनेशन में 1 डिग्री वाले एच तो 9 है, और 1 डिग्री की रेट 1 है ब्रोमिनेशन में। 3 डिग्री वाले एच कितने हैं? 1 है, लेकिन 3 डिग्री वाले की रेट कितनी है? 1600।
तो देखो ना कौन सा मल्टीप्लाई ज्यादा आ रहा है, नीचे वाला मल्टीप्लाई ज्यादा आ रहा है। तो ब्रोमिनेशन में तो यही वाला ज्यादा बनेगा और क्लोरीनेशन में ये वाला मेजर बनेगा। ठीक है, तो ये बात कैसे समझ में आएगी, उस वो जो रेशियो है वो रेशियो अपन को याद होना चाहिए कि क्लोरीनेशन में 1:3.8:5, ब्रोमिनेशन में 1:82:1600। बात समझ में आ गई सारी। तो आप ये नोट करो बेटा, इतना नोट करें। ये है एडिशन 1 डिग्री पर होगा, 2 डिग्री पर होगा, 3 डिग्री पर होगा। तो उसके लिए ये फंडा है कि 1 डिग्री एच काउंट कर लो और रेट ऑफ हेलोजनेशन से मल्टीप्लाई कर दो। 1 डिग्री एच काउंट कर लो और रेट ऑफ हेलोजनेशन से मल्टीप्लाई कर दो। ये प्रोडक्ट कैसा है, दिस इज 1 डिग्री, और ये प्रोडक्ट कौन कैसा है, दिस इज 3 डिग्री।
तो क्लोरीनेशन at 1 degree carbon, 1 into 1, sorry, 9 into 1. Chlorination at 3 degree carbon, 1 into 5. ज़्यादा कौन है? 1 डिग्री कार्बन वाला ज़्यादा है, तो ये क्या बनेगा? दिस इज मोर, this is less, this is major, this is minor, this is major, this is minor. सिंपल. ऐसे ही अगर मैं अपन बात करें ब्रोमिनेशन की, ब्रोमिनेशन एट 1 डिग्री कार्बन, 9 into 1, 1 into 1600. तो ये क्या बनेगा? मेजर. ये क्या बनेगा? माइनर. अच्छा, आप परसेंटेज भी कैलकुलेट कर सकते हो. जैसे क्लास में अगर मान लो 40 गर्ल्स हैं, 60 बॉयज़ हैं, 40 गर्ल्स हैं, 60 बॉयज़ हैं, तो गर्ल्स का परसेंटेज कितना है? अरे 40% ना भाई, जो जितना है, ठीक है, इटसेल्फ अपॉन टोटल मल्टीप्लाई बाय 100. तो अगर मुझसे पूछे कि 1 डिग्री का परसेंटेज कितना बनेगा, अगर अपने से क्या पूछे, परसेंटेज 1 डिग्री, तो परसेंटेज 1 डिग्री क्या हो जाएगा? खुद बाई टोटल मल्टीप्लाई बाई 100. अरे सही बात है क्या? खुद का खुद कितना बनेगा? 9 के हिसाब से, ये बनेगा 5 के हिसाब से, टोटल बनेगा 14 के हिसाब से. तो ये इसका परसेंटेज आ जाएगा. अगर अपने से परसेंटेज 3 डिग्री पूछा जाएगा, 3 डिग्री पे हेलोजनेशन, 5/5 + 9 मल्टीप्लाई बाई 100. ऐसे यहाँ चेक कर लेंगे अपन. क्यों? ठीक है, अपन को मेजर माइनर देखना है. जो ज़्यादा आएगा उसका परसेंटेज ज़्यादा होगा. सिंपल सी बात है. जो ज़्यादा होता है नंबर में, उसका परसेंटेज भी ज़्यादा होता है. सिंपल, नोट कर लो बेटा. चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुद्राक्षी आप मुझे ये बताओ, ये जो एग्जाम्पल है सेकंड वाला है ना, इसमें 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं? आपको समझ आ रही है बात? अब 1 डिग्री हाइड्रोजन 9 बोलने वाले थे कोई, 9 नहीं बोलना, क्योंकि 1 डिग्री हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन 1 डिग्री एक तरह के हैं और 3 1 डिग्री हाइड्रोजन एक तरह के हैं. ये क्वेश्चन पहले आ चुका है कि सारे 1 डिग्री एच एक जैसे नहीं है. आप देखो, ये जो 1 डिग्री कार्बन है ना, इसके पीछे वाला और इसके पीछे वाला, ये तो 3 डिग्री कार्बन है, और ये जो 1 डिग्री कार्बन है, इसके पीछे वाला 2 डिग्री है. तो ये सारे के सारे 1 डिग्री सेम नहीं है. समझ आ रही है बात? आप तो वहां से एच हटा के रेडिकल बना लो और उसकी नेमिंग कर लो.
नेमिंग डिफरेंट आएगी। नेमिंग क्या आएगी? डिफरेंट आएगी। जैसे यहाँ से वैलेंसी क्रिएट करोगे, यहाँ से मान लो, तो आ जाएगा 1 2 3 4, ये लास्ट, ये सेकेंड लास्ट पे कोई मिथाइल नहीं है, तो ये आइसो नहीं है। लेकिन अगर इस वाले 1 डिग्री से रेडिकल बनाओगे, तो जहाँ से वैलेंसी फ्री होती है नंबरिंग तो वहीं से होती है ना, तो ये आ जाएगा 1 2 3 4, ये लास्ट हो जाएगा, ये सेकेंड लास्ट पे एक मिथाइल आइसो, तो वो आइसो है। तो दोनों 1 डिग्री सेम नहीं है, उनके पीछे क्या है वो भी देखना पड़ता है, समझे? तो यहां पर प्रोडक्ट क्या क्या बन सकता है? यहाँ एच म्यू तो बहुत कंपलसरी है, तो यहां पर CH3 CH2 CH, सारे ही प्रोडक्ट बनेंगे यहाँ तो, CH2Cl, और यहां आ जाएगा CH3। एक तो ये 1 डिग्री बना, अभी दूसरा 1 डिग्री, दिस इज 1 डिग्री टाइप 1, CH2 CH2 CH CH3 CH3, यहाँ Cl, दिस इज 1 डिग्री बट टाइप 2। अरे समझ गए ना, टाइप 1 टाइप 2। अब अपन सेकेंड डिग्री पे कर लें, CH3 CH, ये सेकेंड डिग्री था, ये वाला कार्बन 2 डिग्री था सिंपल, तो यहाँ क्या आ जाएगा? CH, इधर आ जाएगा CH3, इधर आ जाएगा CH3, दिस इज 2 डिग्री, और एक और बनेगा प्रोडक्ट, ठीक है, इधर बना देता हूँ, CH3 CH2 C CH3 CH3, और इधर आ जाएगा क्या? Cl, दिस इज 3 डिग्री। समझ आ गई बात? अब आप एक काम कर लो, 1 डिग्री हेलोजनेशन, हेलोजनेशन क्यों बोल रहा हूँ मैं, मतलब ब्रोमिनेशन नहीं, क्लोरीनेशन बोलूँगा, क्लोरीनेशन। अरे ब्रोमिनेशन कभी भी देखने की जरूरत नहीं है, ब्रोमिनेशन में 3 डिग्री वाला मेजर बनेगा हमेशा। 1600 गुना, इतने कार्बन थोड़ी होंगे, इतने 1600 हाइड्रोजन थोड़ी होंगे भाई किसी के अंदर यार, ठीक है? 5 तो हो सकते हैं, 5 10 20 30, इतने तो हाइड्रोजन हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन 1600 हाइड्रोजन थोड़ी हो सकता है अपने अपने जो कंपाउंड देंगे उनके अंदर, कि नहीं सर देखो 1 डिग्री वाले हाइड्रोजन ही 1600 है, अब कंपेयर हो गया उससे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो क्लोरीनेशन एट 1 डिग्री कार्बन, तो एक तो 1 डिग्री कार्बन थे 6, ये जो 1 डिग्री कार्बन है कितने हैं, हाइड्रोजन कितने हैं? 6, 1 डिग्री हाइड्रोजन है 6, और उसकी रेट कितनी है? 1। क्लोरीनेशन एट 1 डिग्री कार्बन, आप लिख लेना टाइप 2, दिस इज टाइप 2, और ऊपर वाला क्या है? अरे ऊपर वाला क्या है? टाइप 1। तो यहाँ दूसरे वाले कार्बन, हाइड्रोजन का कार्बन कितना था? ये 3 डिग्री है, और रेट कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। अच्छा, क्लोरीनेशन एट 2 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने मेरे पास? 2 है क्या? अरे 2 डिग्री वाले कितने? 2 है क्या? तो 2, और 2 डिग्री की रेट कितनी है? 3.8, ये आएगा 7.6, और क्लोरीनेशन एट 3 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री हाइड्रोजन कितना है? 1, और 3 डिग्री की रेट कितनी है? 5, तो ये आ गया 5। तो ये क्या बनेगा बेटा? दिस वन इज मेजर। समझे क्या? सबसे ज़्यादा कौन आ रहा है? वही तो आ रहा है। तो ये इस तरह से। बाकी अगर ब्रोमिनेशन के बारे में बात करोगे ना, इन ब्रोमिनेशन 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, ठीक है, ये ऑर्डर आएगा रेट ऑफ रिएक्शन का, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, नोट कर लो बेटा। ऐसे इतने लेंथी नहीं है क्वेश्चन ये तो ऐसा कुछ करना थोड़ी होता है पेपर के अंदर। पेपर तो ऐसे देखना होता है यार, ये 1 डिग्री इंटू 1, 3 इंटू 1, 2 डिग्री इंटू 3.8, 3 डिग्री 1 इंटू 5, 6 इंटू 1, ज्यादा कौन आ रहा है? खत्म क्वेश्चन।
ये तो कॉपी में नोट कर रहे हैं, इस वजह से इतना टाइम लग रहा है, वरना तो नहीं लगता टाइम। ऑर्गेनिक तो बहुत सिंपल होती है, बहुत सिंपल, बस रिवाइज करते रहो, सिंपल हो जाएगी बहुत। हाँ भाई तनुज, सही है ना? अगर ब्रोमिनेशन होता तो मेजर प्रोडक्ट ये बनता 3 डिग्री वाला। अगर ब्रोमिनेशन होता तो मेजर प्रोडक्ट ये बनता। तो अपन ने एक रिएक्शन कंप्लीट करी है अभी तक, और यही इसकी सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ठीक है, एल्केन की केमिकल रिएक्शन 90% कंप्लीट हो चुकी है, एक ही रिएक्शन है, बाकी 10% में है, बाकी सब, बाकी जो बची है, हालांकि 4-5 रिएक्शन बची है पर वो उतनी ही इंपॉर्टेंट है बस। तो सेकंड लिखो, नाइट्रेशन।
वेपर फेज रिएक्शन, नाइट्रेशन यानी वेपर फेज रिएक्शन। हुआ भाई? यहां क्या होता है, HNO3, HNO3, इसका स्ट्रक्चर होता है N डबल बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट O और OH। वेपर फेज का मतलब वेपर कब बनती है भाई? हाई टेम्परेचर पर। वेपर कब फॉर्म होती है? हाई टेम्परेचर पर। सामने ध्यान दें तो हाई टेम्परेचर पर यहां पर ये बॉन्ड का क्लीवेज होता है। इस बॉन्ड के क्लीवेज से यहां NO2 रेडिकल बनता है और यहां OH रेडिकल बनता है। अब वेपर तो हाई टेम्परेचर बनेंगे ना, तो ड्यू टू हाई टेम्परेचर ऑल कार्बन कार्बन एंड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड can break, hence all possible hence formation of all possible nitroalkane occurs, formation of all possible nitroalkane occurs। जैसे एक एग्जाम्पल है, मान लो CH3 CH2 CH3, यहां पर मुझे दे दिया HNO3 और दे दिया HNO। इसका मतलब फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होगी, या वेपर फेज लिख दिया तो भी वो एक ही बात है। तो यहां कौन कौन से, देखो क्या क्या हो सकता है। सारे CH अलग अलग टाइप के CH बॉन्ड ब्रेक कर लो। तो मुझे एक बात बताओ कीर्ति आप, कि इसमें कितने टाइप के CH बॉन्ड है? CH बॉन्ड कितने टाइप के हैं, मतलब कितने टाइप के रेडिकल बन सकते हैं? दो ही टाइप के रेडिकल बन सकते हैं, या तो यहां से H हटा दो, यहां से हटाओ, या यहां से हटाओ, वो तो एक ही बात है। अरे सही बात है क्या? यहां से H हटाओ तो भी 1 डिग्री H हटेगा, यहां से H हटाओगे तो भी 1 डिग्री H हटेगा। दोनों सेम बात है कि नहीं है? अरे बोलो तो सही यार। और बीच से हटाओ तो अलग बात है, क्योंकि बीच वाला कार्बन क्या है? 2 डिग्री। तो एक तो ये पॉसिबल हो सकता है कि CH3 CH2 CH2 यहां से ये हट जाए। एक CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH3 ये बन सकता है। ये तो मैंने कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक किए। क्या किए? कार्बन हाइड्रोजन। अब कार्बन कार्बन ब्रेक करता हूं, तो ये वाला कार्बन कार्बन ब्रेक कर लूं, ये वाला। अच्छा ये वाला ब्रेक करूं कि इधर वाला ब्रेक करूं? बोलो, एक ही बात है ना? ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा कार्बन कार्बन, ये प्लस CH3 ये। अब बस इसके अलावा कोई बन नहीं सकता। ठीक है, इधर से ब्रेक करो या इधर से ब्रेक करो, एक ही बात तो मैंने कर लिया। अब सब जगह क्या लगा दो? NO2 लगा दो, NO2 लगा दो, NO2 लगा दो और NO2 लगा दो। ये सारे प्रोडक्ट पॉसिबल है, ये सारे प्रोडक्ट पॉसिबल है।
ठीक है, और यहां पर अल्कोहल भी बन सकता है। इन दिस रिएक्शन अल्कोहल का भी तो फॉर्मेशन हो सकता है। क्यों? अरे अभी आपने यहां NO2 रेडिकल ही थोड़ी बना था, यहां OH रेडिकल भी तो बना था। जब ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो NO2 रेडिकल बना, साथ में OH रेडिकल भी तो बना। तो जैसे NO2 जाकर ऐड हो रहा है सब जगह, तो सब जगह OH 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 और OH, अल्कोहल का भी तो फॉर्मेशन हो सकता है। ठीक है, पर याद रखना जो मेजर होता है वो NO2 वाला ही होता है, नाइट्रो एल्केन बना रहा है पर यहाँ पर। तो आप लिख लें, नोट कर लें बेटा। अरे हो गया क्या? नेक्स्ट लिखो सल्फोनेशन। सल्फोनेशन सल्फोनेशन
हाँ जी। अब देखो सल्फोनेशन, वैसे जो नॉर्मल एल्केन होती है ना, नॉर्मल स्ट्रेट चेन वाली, वो इजीली शो करती नहीं है सल्फोनेशन। तो अपने को हायर हाइड्रोकार्बन वाला नॉर्मल एल्केन चाहिए अगर सल्फोनेशन करवाना है तो। और जबकि ब्रांच्ड एल्केन होगा, ब्रांच्ड एल्केन, तो वो लोअर भी हो सकता है। जैसे अगर ये सारे स्ट्रेट चेन में है इस तरह से, तो नॉर्मल एल्केन के लिए तो कम से कम 6 कार्बन चाहिए आपको, तब जाके सल्फोनेशन होगा। लेकिन अगर ब्रांच्ड है तो 4 कार्बन में भी काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से तो आप लिखें, इसमें लिखो हायर हाइड्रोकार्बन, हायर हाइड्रोकार्बन हायर हाइड्रोकार्बन इन नॉर्मल एल्केन 6 कार्बन और मोर, एंड लोअर ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन, लोअर ब्रांच हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन मतलब एल्केन कैन शो दिस रिएक्शन। ठीक है, जैसे मान लो यहां पर CH3 कार्बन, CH3 और इधर मेरे पास H है। यहां कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, OH और OH। यहां पर जैसे जैसे ऊपर वाले में ब्रेक होता है, यहां पर ये रेडिकल बनेगा, और जब ये रेडिकल बनेगा, ये रेडिकल बनेगा, तो ये जाके रेड हो जाएगा। थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटी अल्कोहल की भी है, तो यहां क्या हो जाएगा, CH3 C, CH3 CH3, और इधर आ जाएगा क्या, SO3H। क्लियर, नोट कर लो बेटा। चलो अगला पॉइंट देखते हैं। अगर मान लो इस रिएक्शन में आप H2SO4 की जगह H2SO4 की जगह आप ओलियम यूज कर लो। ओलियम क्या होता है, H2S2O7। अगर ये यूज कर लो तो जो रिएक्शन की रेट है, देन रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस ड्यू टू increases because more H2SO4 is formed
इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस, अरे जैसे ही आप ओलियम का हाइड्रोलाइसिस कराओगे ना, H2S2O7, अगर इसका हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो क्या बनेगा? H2S2O8। नहीं नहीं, तो यहां क्या बनेगा? ट्वाइस ऑफ H2SO4। तो H2SO4 से ही तो रिएक्शन करवानी थी अपन को। तो अगर आपने 1 मोल ये ओलियम यूज किया, पानी में रिएक्शन कराई, तो 2 मोल H2SO4 मिल गया, और जिससे रिएक्शन करानी है उसका मोल बढ़ गया, और मोल बढ़ गया तो रिएक्शन की रेट भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो ये नोट कर लेना, ये नोट कर ले। हो गया भाई नोट? नेक्स्ट रिएक्शन नोट करें। लिखो क्लोरोसल्फोनेशन। इस रिएक्शन को बोलते हैं रीड रिएक्शन। और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है अपने लिए, तो इसको एज इट इज नोट कर लो। मैकेनिज्म कौन सा चल रहा है इन सारी रिएक्शंस में? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। एल्केन का एक मतलब मेन मैकेनिज्म, एक ही मैकेनिज्म है मेनली, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। FR-SR। नेक्स्ट लिखिए पेट्रोलियम इंडस्ट्री।
पेट्रोलियम इंडस्ट्री, ये जो पेट्रोल वगैरह जो गैसेस वगैरह होती है हाइड्रोकार्बन ही तो होते हैं ये। जो सीएनजी होती है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, 80% इसमें मीथेन होती है। एक होती है क्लोर गैस, ये नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का मिक्सचर होता है। नॉर्मल ब्यूटेन प्लस आइसोब्यूटेन का मिक्सचर है। कोल गैस 40% मीथेन होती है इसमें। ये याद करने वाली चीजें हैं। आपने सुना होगा एलपीजी, क्या होती है फुल फॉर्म इसकी? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ये प्रोपेन और ब्यूटेन का मिक्सचर होता है, प्रोपेन प्लस ब्यूटेन। हो गया? हाँ जी। अब देखो, जब पेट्रोल का फॉर्मेशन होता है ना, जब पेट्रोल का फॉर्मेशन होता है तो वहां नॉकिंग साउंड आता है। तो उस नॉकिंग साउंड को रिमूव करने के लिए कोई साउंड होता है, ठीक है, नॉकिंग साउंड। तो उस नॉकिंग साउंड को रिमूव करने के लिए एंटी नॉकिंग एजेंट मिलाए जाते हैं। और एंटी नॉकिंग एजेंट जो होता है वो होता है टेट्रा इथाइल लेड। लेकिन टेट्रा इथाइल लेड की एक प्रॉब्लम है। अभी पेट्रोल आएगा तो गाड़ियों में काम, गाड़ियों में इंजन में भरा जाएगा, तो वो जो टेल है ना, टेट्रा इथाइल लेड, वो उस इंजन को डैमेज करने का काम करता है। इसलिए आजकल दूसरे एंटी नॉकिंग एजेंट यूज करते हैं, पर पहले यही ज्यादा यूज करते थे। ठीक है, तो आप नोट करें इसमें, टू रिमूव नॉकिंग साउंड इन पेट्रोल some anti-knocking agent are used like tetraethyl lead। टेट्राइथाइल लेड, ठीक है, ये होता है पीबी और इसके चारों ओर 4 इथाइल ग्रुप। जो लेड है वो इंजन में डिपॉजिट हो जाता है और उसे डैमेज कर सकता है।
हाँ जी। अब पहले एक मिनट सुनो, देखो, तो अपन को इस नॉकिंग साउंड को ही तो रिमूव करना है। तो पहले ये चेक करते हैं कि सबसे ज्यादा नॉकिंग साउंड किस में होता है। तो जो नॉर्मल एल्केन होती है, स्ट्रेट चेन वाली, अनब्रांच्ड, उसमें सबसे ज्यादा नॉकिंग साउंड होता है। फिर ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन, फिर इसके बाद में जिनमें मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं, ओलिफिनिक या एसिटाइलिक बॉन्ड्स वाले, ठीक है, तो ओलिफिनिक, हाइड्रोकार्बन, फिर साइक्लोएल्केन जब रिंग का फॉर्मेशन हो जाए, और फिर एरोमेटिक, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो ये कुछ एरोमेटिक कंपाउंड जो होता है, मतलब ये कुछ ऑर्डर है। सबसे कम ये जो नॉकिंग होता है ये एरोमेटिक कंपाउंड्स में होता है, एरोमेटिक कंपाउंड्स। इसका मतलब अपनी कोशिश क्या रहेगी? अपनी कोशिश रहेगी अगर अनब्रांच है तो उसमें ब्रांच बनाओ ताकि नॉकिंग कम हो। अगर ब्रांच है तो उसमें ओलिफिनिक बॉन्ड बनाओ। अगर ओलिफिनिक बॉन्ड है और भी नॉकिंग कम करनी है तो उसको साइक्लोएल्केन में कन्वर्ट करो। अब साइक्लोएल्केन और नॉकिंग कम करनी है तो उसको लास्ट में एरोमेटिक में कन्वर्ट करो। तो अपने पास इसके कुछ मेथड्स हैं, ठीक है। तो मेथड आप ये नोट कर लें, मेथड टू डिक्रीज नॉकिंग साउंड, मेथड टू डिक्रीज नॉकिंग साउंड। तो मैं लिखिए मेथड टू डिक्रीज नॉकिंग साउंड। पहला है आइसोमराइजेशन। आइसोमर मतलब ये देखो, ये दोनों आपस में क्या है, चेन आइसोमर। ये तो स्ट्रेट चेन है, इसमें एक ब्रांच है। अगर एक ब्रांच है तो फिर मल्टीपल ब्रांच लगाओ। जैसे जैसे ब्रांच बढ़ इंक्रीज होगी वैसे वैसे नॉकिंग साउंड क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ये नोट कर लें, एनहाइड्रस और AlCl3 HCl लिखा होगा। एनहाइड्रस और AlCl3, HCl हटाओ इसको।
वो एनहाइड्रस AlCl3 और HCl दोनों ही यूज करने पड़ेगी। नेक्स्ट लिखो पायरोलाइसिस। पायरोलाइसिस या क्रैकिंग। पायरोलाइसिस या क्रैकिंग का मतलब है हायर हाइड्रोकार्बन को लोअर में कन्वर्ट करना। और जब लोअर में कन्वर्ट करोगे तो वहां ओलिफेरिक बॉन्ड या मल्टीपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होने लगेगा। हो गया इतना। अब जैसे कैसे होगा पायरोलाइसिस में क्या बनेगा प्रोडक्ट, आप देखो। जैसे अब जैसे ही आप इतना हाई टेम्परेचर यूज करोगे, ये यहां से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, इधर से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाए, इधर से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाए, तो इधर से CH3 इस H के साथ मिलके क्या बना लेगा, CH4 बना लेगा। और यहां से एक वैलेंसी फ्री, यहां से एक वैलेंसी फ्री, तो एल्कीन बन जाएगी। या ये भी तो बन सकता है कि यहां से एक H फ्री हो जाए और एक H ये फ्री हो जाए, ये फ्री हो जाए, या फिर CH3 CH CH2 H H, ये यहां से फ्री हो जाए, ये यहां से फ्री हो जाए, तो क्या बन सकता है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और क्या बन जाए, हाइड्रोजन बन जाए, है ना। इस तरह से ओलिफेनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है यहां पर जब हीट करते हैं। तो नोट कर ले बेटा, डिफरेंट डिफरेंट जो भी बन सके। हाँ भाई, नेक्स्ट इसी मेथड में कि नॉकिंग कैसे कम करें, एक नेक्स्ट मेथड आता है एरोमेटाइजेशन, इसे रिफॉर्मिंग भी बोलते हैं। अगर वही 6 कार्बन की एल्केन है और यहां एरो के ऊपर इनमें से कुछ भी लिखा है, Al2 एल्यूमिना लिखा है, V2O5 लिखा है, Cr2O3 लिखा है, मोलिब्डेनम ऑक्साइड लिखा है, इनमें से कुछ भी लिखा है, तो यहां क्या हो जाएगा,
यहां एरोमेटिक कंपाउंड यानी बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? बेंजीन का। अच्छा, अगर यहां 7 कार्बन या 8 कार्बन हो और वही रिएजेंट हो सारे के सारे, तो वही क्या हो जाएगा? वापस एक बेंजीन रिंग बन जाएगी और 2 कार्बन या तो एक साथ लग जाएं या ऐसे ब्रांच के फॉर्म में लग जाएं। मुझे एक बात बताओ, यहां इन दोनों में मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा? अच्छा, बेंजीन होती क्या है? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन क्या होती है बेंजीन? अरे बेंजीन एल्कीन होती है ना यार। एक डबल बॉन्ड है कि नहीं बेंजीन के पास? सारे सिंगल होते तो एल्केन जैसा बिहेव करती, ट्रिपल होता तो एल्काइन जैसा, अभी डबल है तो हाँ, मतलब ट्राई इन है, इसके अंदर 3 डबल बॉन्ड है। और एल्कीन की स्टेबिलिटी भी अपन किससे दे सकते हैं? अल्फा एच से। तो इन दोनों में ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा बनेगा बताओ मुझे? sp2 कार्बन के बगल में यहां कितने अल्फा एच है? 3। और sp2 कार्बन के बगल में यहां कितने अल्फा एच है? 3। तो इस कंपाउंड के अंदर कितने अल्फा एच है? 6 अल्फा एच। और इसमें कितने अल्फा एच है? sp2 के बगल में यहां केवल 2 ही है, उनको काउंट मत करना, ये अल्फा वो तो बीटा है। तो यहां क्या आ जाएगा? दिस इज 2 अल्फा एच। तो ये क्या बनेगा बेटा जी? दिस इज मेजर प्रोडक्ट। ये क्या बनेगा? दिस इज माइनर प्रोडक्ट। आता है समझ में? नोट कर लो। इसे जाइलीन बोलते हैं, जाइलीन। अब जाइलीन तीनों तरह की बनेगी, यहां पर ऑर्थो भी बनेगी, मेटा भी बनेगी और पैरा भी बनेगी। ऑर्थो, मेटा और पैरा। तो ये कुछ मेथड थे किस चीज के? नॉकिंग को कम करने की। हो गया भाई? चलो अगला नेक्स्ट लिखो। अब एक आध रिएक्शन और पढ़ लेते हैं इसके, तो लिखो अदर रिएक्शंस। ये क्या है? स्टीम है, स्टीम। ऑब्वियसली इतने हाई टेम्परेचर पे तो स्टीम बनी जाएगी वो। तो CH4 की रिएक्शन अगर वाटर से कराओगे निकल के साथ, तो इस हाई टेम्परेचर पर सिन गैस का फॉर्मेशन होगा।
सिन गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का 1:3 रेशियो होता है। ठीक है, ये नोट कर ले, ये एनसीईआरटी में गिवन रिएक्शन है। हाँ जी, हो गया बेटा। अब इसी में एक सेकेंड रिएक्शन हो रहा है, इंसर्शन ऑफ CH2। CH2 यानी कार्बिन का इंसर्शन अगर अपन को करना हो तो जैसे इन तीनों में से कोई सा भी रिएजेंट यूज कर ले अपन, CH2N2, CH2F2, CH2CO, जनरली ये यूज करते हैं कीटीन वाला। तो मान लो यहां पर मेरे पास में रिएजेंट है CH3, CH, मान लो ये इस तरह से, इसको ऐसे होना ओपन करके लिख दिया। अब यहां पर आपने यूज कर लिया CH2N2, CH2N2 यूज कर लिया और हीट, तो यहां से आएगा CH2, ये कार्बिन का फॉर्मेशन होगा। अब ये कार्बिन या तो यहां जाकर इंसर्ट हो सकती है या ये कार्बिन यहां जाकर इंसर्ट हो सकती है। बस ये दो ही तो पॉसिबिलिटी है भाई, यहां इंसर्ट हो या यहां इंसर्ट हो, इसके CH पर, वो तो एक ही बात है ना। अरे 1 डिग्री कार्बन 1 डिग्री कार्बन सेम ही तो है। तो यहां क्या बन सकता है, CH3, यह आ जाएगा CH, अगर यहां ऐड करूंगा तो CH2 और एक H, तो क्या बन जाएगा CH3, ये CH3 है ही। और अगर इधर इंसर्ट करूंगा तो क्या बन जाएगा CH3, CH2, CH2 और क्या आ जाएगा CH2 और H, क्या बन जाएगा CH3। इस तरह से ये हाइड्रोकार्बन बन सकते हैं फर्दर, तो ये नोट कर ले बेटा। बस ये ऑलमोस्ट अपने सारी रिएक्शन कवर कर ली एल्केन की। कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे, उसके बाद एल्कीन स्टार्ट करेंगे। तो आप मॉड्यूल से एल्केन के क्वेश्चन ट्राई करें। तो इतना काफी है आज के लिए।